नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल होगी और लोन ईएमआई डिफॉल्ट से रिलेटेड, एनपीए से रिलेटेड आपके हर डाउट क्लियर करेगी। आपको पता होगा कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 6 महीने तक मोरेटोरियम दिया, लेकिन उसके बाद मोरेटोरियम का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों के जितने भी लोन ईएमआई थे वो कंटिन्यू बैड लोन्स में कन्वर्ट होते चले गए, वो डिफॉल्ट होते चले गए। बहुत सारे लोनों को बैंकों ने एनपीए में भी कन्वर्ट किया और उसके बाद बैड लोन्स में भी बहुत सारे लोनों को कन्वर्ट किया गया। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को इस तरह का डर आ रहा है कि यदि हम अपने लोन ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं, क्या डायरेक्टली पुलिस हमको अरेस्ट कर सकती है या पुलिस हमको जेल भेज सकती है क्या, या फिर किसी भी तरह का अगर कोई एडवोकेट है क्या डायरेक्टली आपको फोन कॉल के थ्रू बैंक या एनबीएफसी कंपनी की पैसे की रिकवरी के लिए कॉल कर सकता है क्या, या फिर यदि आपके पास लीगल नोटिस आता है तो उस केस में हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में एक एक पॉइंट है, ब्रीफली हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि यदि आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर लोन पेमेंट नहीं करते हैं कंटिन्यू 90 दिन, एक मिनिमम टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इधर मेंशन किया कि यदि 90 दिनों तक कोई भी लोन ईएमआई कंटिन्यूसली अगर वो डिफॉल्ट होता है, एनबीएफसी कंपनी उसको एनपीए में कन्वर्ट कर सकती है, या जैसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कोई भी लोन चला जाता है तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी उसको रिकवरी के लिए जो उनके रिकवरी के ऑप्शन है उनको अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन इधर बहुत सारे जितने भी बोरोवर्स है कमेंट भी आ रहे थे, क्या हमको डायरेक्टली अगर हम लोन डिफॉल्ट करते हैं क्या जेल हो सकती है, या फिर कोई ऐसा मेथड है कि अगर कंटिन्यू पुलिस ऑफिसर हमारे घर पर आकर, कोई भी पुलिस का एम्प्लॉय लोन रिकवरी के लिए हमारे घर पर आकर क्या लोन की रिकवरी के लिए बोल सकता है। इधर दोस्तों देखिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे इंडियन पेनल कोड में, हमारे भारत के संविधान में दो तरह के आपको पता होगा कि सिविल नेचर के केसेज होते हैं, दूसरे होते हैं आपके क्रिमिनल नेचर के केसेज। यदि आप किसी भी लोन ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली सिविल नेचर के केसेज में जाता है और इधर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। यदि आप लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी डायरेक्टली करते क्या है कि वो स्वयं मतलब खुद अपने लोन की रिकवरी नहीं करते, वो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को आपके लोन रिकवरी के लिए पूरा मैटर है आपका लोन उनको पकड़ा देती है। तो जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं थर्ड पार्टी के, मान के चलिए कि आपका कोई एसबीआई बैंक का लोन है, अगर एसबीआई बैंक उसको लोन को रिकवर नहीं कर पा रहा तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले करते क्या है कि उस लोन को किसी जो थर्ड पार्टी होती है जो रिकवरी करती है, उस लोन रिकवरी को आपका जो लोन है वो पूरा मैटर पकड़ा देते हैं। उन लोन रिकवरी वालों को किसी भी तरह का कानून का कोई भी नॉलेज नहीं होता और वो दूसरा जो जितने भी हमारे देश के कानून है लगभग उनको पूरी तरह से तोड़ देते हैं और डायरेक्टली आपको फोन करते हैं कि पुलिस आ रही है आपको अरेस्ट करने के लिए, या किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के जो रिकवरी एजेंट रहते हैं डायरेक्टली आपको फोन करते हैं कि हम फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप अभी ये जितनी भी रीपेमेंट है इसको कर दीजिए, नहीं तो पुलिस वाले डायरेक्टली आपके घर पर आएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी। या फिर कोई फर्जी जो एडवोकेट बनकर आपको कॉल करते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं, या फिर मैं हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, या मैं जो डीबीटी होता है यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट है उधर से बोल रहा हूं कि आप या तो पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो तुरंत ही आपके अगेंस्ट इधर केस चल रहा है, केस का फैसला आ जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जितनी भी बातें रिकवरी एजेंट करते हैं ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप किसी भी लोन ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले ये मानिए कि वो जो केस है सिविल नेचर का केस होता है, यानी हिंदी में जो बोलते होंगे कि एक फौजदारी मामले होते हैं, एक दीवानी मामले होते हैं। जब भी आपका लोन डिफॉल्ट होता है चाहे वो एनपीए में चला जाए या बैड लोन्स में चला जाए, तो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ रखी है, आप पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट क्लियर कर रखा है कि यदि एक ईमानदार बरोबर है, उसने कोई भी लोन ईएमआई ले रखी है, लेकिन किसी कारणवश, किसी भी बीमारी के वश, या फिर कोई जैसे अभी तो आपको पता है कि डिजास्टर आ गया था कोरोना वायरस की वजह से, अगर वो अपने लोन ईएमआई की किस्त को नहीं भर पाता तो वो डायरेक्टली क्रिमिनल केस में किसी भी तरह से कैलकुलेट नहीं होगा। ये जितने भी केस हैं सिविल केस होते हैं। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रखा है, और वैसे भी पहले बहुत तरह के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी आ रखी हैं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो वो सिविल केसेस में गिना जाएगा, ना कि क्रिमिनल केसेस में। और आप लोग जानते होंगे अगर सिविल केस होता है जैसे कि जमीन जायदाद के जो मामले होते हैं या जो दूसरे मामले होते हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, उनमें डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, यानी डायरेक्टली किसी भी तरह से पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का कोई भी एम्प्लॉय हो, ना तो
आपको इसके लिए लोन रिकवरी के लिए कॉल कर सकता है, ना ही लोन रिकवरी के लिए आपके घर पर विजिट कर सकता है। तो यदि इस तरह के कोई भी फोन कॉल आपको आ रहे हैं कि आपको पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं इधर से आप लोन रिकवरी कर दीजिए नहीं तो हम आपके घर पर आके आपको अरेस्ट कर लेंगे, अगर इस तरह का कोई भी आपको कॉल आता है तो बिल्कुल फेक कॉल है 100%। अगर आप अपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, न ही पुलिस के एम्प्लॉय या पुलिस ऑफिसर आपको कॉल कर सकते हैं। यह आरबीआई की गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। ये जो थर्ड पार्टी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है फेक कॉल आपको करते हैं ताकि आप डर जाएं, आपको डराकर वो लोन की रिकवरी कर ले। इस तरह का लोन ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है तो उस केस में पुलिस आपको किसी भी तरह से अरेस्ट नहीं कर सकती, आपको फोन कॉल नहीं कर सकती। सिर्फ इसमें कंडीशन ये है कि जो आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है वो अंडर 420 ना हुआ हो, यानी कि लोन लेते वक्त आपने कोई जाली दस्तावेज न दिए हो। साथ में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 है उसमें जो चेक बाउंस का केस रहता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि पहले केस कोर्ट में जाता है, उसके बाद अगर आप उधर नहीं प्रेजेंट होते हैं जब आपके पास कोर्ट का नोटिस आता है तो सेकंड टाइम फिर आपको नोटिस आता है, अगर उसमें भी आप प्रेजेंट नहीं होते हैं कोर्ट में तो फिर जाके इधर थोड़ा सा पुलिस का केस बनता है। सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 और ईसीएस का जो बाउंस का कई बार ये लोग जितने भी बैंक और एनबीएफसी अगर केस करते हैं इसको छोड़कर किसी भी तरह के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरे सिनेरियो में दोस्तों ये अगर आपका लोन ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है तो जो लोन रिकवरी एजेंट हैं आपको फेक कॉल करते हैं कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बोल रहा हूं, या जो डीबीटी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट है उधर से बोल रहा हूं, कंज्यूमर कोर्ट से बोल रहा हूं। अगर आपने अभी अपना लोन पेमेंट नहीं किया तो हम केस को आगे बढ़ा देंगे, आपको मैं फाइनल कॉल कर रहा हूं, या तो आप अपने जितनी भी लोन ईएमआई है उसको पेमेंट कर दीजिए नहीं तो केस में आपको सजा हो जाएगी। तो इधर भी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोक अदालत होगी, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, कोई भी जो एडवोकेट है डायरेक्ट आपको फोन करके रिकवरी के लिए कॉल नहीं करेगा। अगर इस तरह का आपके पास कॉल आता है तो 100% वो फेक कॉल है, उनको आप बोल दीजिए कि आपको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एडवोकेट है डायरेक्टली आपको लीगल नोटिस जरूर सर्व कर सकता है, आपको लीगल नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू आ सकता है या फिर आपको टेलीग्राम के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, यानी इन किसी भी मेथड से आपको लीगल नोटिस आ सकता है। लेकिन कोई भी एडवोकेट किसी भी तरह का आपका लोन क्यों ना हो और कितना भी आपने अगर डिफॉल्ट क्यों ना किया हो आपको फोन कॉल के थ्रू डायरेक्टली रिकवरी के लिए कॉल नहीं कर सकता। यदि इस तरह का कॉल आपको आता है तो डायरेक्टली उनको बता दीजिए कि ये फेक कॉल है, मैं इस तरह से आपने जो कॉल किया है पेमेंट नहीं करूंगा। ये लीगल के राइट्स हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बोरोवर्स के राइट्स क्या क्या हैं। जब हम लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या क्या कर सकती हैं, इधर दोनों ऑप्शन दोस्तों क्लियर हो गए कि अगर आप लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस डायरेक्टली केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती, ना ही पुलिस वाले कॉल कर सकते, ना ही कोई एडवोकेट डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता है लोन रिकवरी के लिए, लेकिन वो लीगल नोटिस आपको जरूर भेज सकता है। तीसरा दोस्तों मैन आता है कि जब भी हमें लीगल नोटिस मिलता है क्या हमें लीगल नोटिस रिसीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हमें जो लीगल नोटिस हमें मिला है क्या उसका रिप्लाई देना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली क्लियर किया है कि यदि किसी भी तरह का अगर आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है और जैसे ही आपके घर पर मान के चलिए पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से अगर लीगल नोटिस आता है और अगर आप उस लीगल नोटिस को लेने से मना करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि लीगल नोटिस को मना करने का डायरेक्टली मतलब है कि आपने लीगल नोटिस एक्सेप्ट किया है, उस लीगल नोटिस को एक्सेप्टेड माना जाता है। उसके बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी के लिए नेक्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करेगी, दोबारा से लीगल नोटिस दे सकती है या फिर डायरेक्टली कोर्ट जा सकती है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है तो 100% लीगल नोटिस को एक्सेप्ट कीजिए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए कि उसके अंदर क्या क्या मेंशन है। मेनली तो लीगल नोटिस में यही रहता है कि आपके और बैंक के बीच में यानी मेरे जो क्लाइंट है और आपके बीच में इतने रुपए का लोन अमाउंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इतनी ईएमआई के लिए आपको बोला गया था लेकिन इतने दिनों से आपने ईएमआई पेमेंट नहीं की गई, इसलिए आपने जो बॉन्ड है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ा है और उसको देखते हुए आपको निर्देश दिए जाते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है कि इतने दिनों के अंदर आप जो लोन ईएमआई की पेमेंट है उसको रीपे कर दीजिए और साथ में जो लीगल नोटिस का खर्चा है 250, 500, 1000 रुपए जो भी वो लगाते हैं ये आप पेमेंट कर दीजिए। तो नहीं तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम जारी करेंगे। तो इस केस में अगर लीगल नोटिस आता है तो अगर आप जवाब देना चाहते हैं, मैं तो हमेशा कहूंगा कि अगर नोटिस आपके पास आता है तो 100% आप उसका रिप्लाई कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर कल कोर्ट में केस जाता है तो आपके पास एक आपका जो पक्ष है वो मजबूत रहेगा कि हाँ उन्होंने नोटिस मेरे को सर्व किया था, मैंने इसका रिप्लाई भी किया,
तो जो जो आपकी प्रॉब्लम है आप लीगल नोटिस में मेंशन जरूर कीजिएगा, लेकिन लीगल नोटिस लेने से मना मत कीजिए। दूसरा दोस्तों, आजकल जो लीगल नोटिस है वो टेक्स्ट मैसेज या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ रखी है कि जैसे ही कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या किसी एडवोकेट के थ्रू आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है, और लीगल नोटिस भेजने के बाद जैसे ही व्हाट्सएप पे आपको लीगल नोटिस रिसीव हुआ, अगर उसके ऊपर 2 ब्लू टिक आ जाती है तो वो लीगल नोटिस एक्सेप्टेड माना जाता है। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे कि मेरे को व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेजा गया है, तो जो 2 ब्लू टिक है वो एक्सेप्टेड माना जाता है कि आपने लीगल नोटिस एक्सेप्ट किया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये जरूर आ सकती है कि अगर आपको लीगल नोटिस मिला है तो जो रिप्लाई है आप खुद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी लीगली टर्म बाउंडेशन आ जाती है। तो अगर आपका कोई भी जानकार है, कोई एडवोकेट्स है या फिर कोई दूसरा जो लीगली नॉलेज ज्यादा रखता है, उससे आप लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग जरूर करवा सकते हैं। 250 से लेकर 500 रुपए तक का इधर खर्चा आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि एडवोकेट कितना चार्ज करता है। लेकिन अगर आपको लीगल नोटिस आता है तो 100% लीगल नोटिस का जवाब दीजिएगा। कभी भी लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करने से मना मत कीजिए, क्योंकि फिर जो उसको एक्सेप्टेड ही माना जाएगा फाइनली कंडीशन में, और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है बैंक या एनबीएफसी कंपनी लीगली स्टार्ट करती है। दोस्तों फाइनली मैं लास्ट वर्ड में आपको यही एक बार और फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपको पुलिस से डायरेक्टली कॉल आता है या पुलिस वाले बोलते हैं कि हम अरेस्ट करेंगे, बिल्कुल फेक कॉल है। अगर आपका लोन किसी भी तरह का अगर मतलब एनपीए में चला गया या बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गया है, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा पुलिस के कहने पर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस 2 ही केसों में अरेस्ट करती है जो मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डेब्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट या फिर कोई लोक अदालत से डायरेक्टली कोई भी एडवोकेट आपको फोन नहीं करेगा कि आप अपने लोन की ईएमआई पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो इधर एक्शन हो जाएगा, आपका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तुरंत से आप ईएमआई पेमेंट कर दीजिए, अभी मैं उस लीगली प्रोसीजर को रोक दूंगा। तो ये दोस्तों ये आपके राइट्स हैं, 100% अपने राइट जो है उनको नॉलेज रखिए, ताकि कोई भी जो रिकवरी एजेंट है, मेरा मानना है कि जो डायरेक्टली बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले इतना नहीं करते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी जो रहते हैं लोन रिकवरी वाले, वो इतना ड्रामा करते हैं, क्योंकि उनका कमीशन रहता है। जैसे ही वो लोन को रिकवर करेंगे तो जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी है उनको मोटा कमीशन देती है लोन रिकवरी के लिए, तो इसलिए उनसे नहीं डरिएगा, अपने लीगल जो राइट्स है उनको जानिए। अगर फाइनली आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक जरूर प्यारा सा लाइक जरूर देके जाइएगा। हो सके तो अगर आपके किसी दोस्त या फिर सगे संबंधी ने लोन ले रखा है और अगर लोन रिकवरी एजेंट उनको डरा रहे हैं, तो यह वीडियो आप सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।